नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरा MKIT एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुमार आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि चैनल पर आने वाली कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हमने हार्डवेयर के बारे में बात की थी और कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात की थी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज फिर से हार्डवेयर से। हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर में मुख्यतः 2 से 3 हमने कंप्यूटर के बारे में क्या सुना है, दो पार्ट के बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, जिनमें सबसे पहले तो आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर वे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते और जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर में क्या होता है, जो भी कंप्यूटर के जो पार्ट या कंपोनेंट है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हमारी खुली आंखों से हम देख सकते हैं बिना किसी अन्य किसी उपकरण की मदद के, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो जो भी सारे कंपोनेंट है वो हार्डवेयर में आते हैं। और जिन कंपोनेंट या जिन कंप्यूटर के शो को या जिन कंप्यूटर के पार्ट्स को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है अपना, इसकी थ्योरी की चर्चा करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत उपलब्ध सभी भौतिक भागों, अर्थात जिन भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, अर्थात जिन पार्ट या भागों को जिन वस्तुओं को हम देख या छू सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया। कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है उनको 4 भागों में विभाजित किया, जिनमें सबसे पहला भाग आता है CPU, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड पार्ट आता है इनपुट डिवाइसेज, अर्थात आगम या आगम युक्तियाँ। आउटपुट डिवाइसेज, जिनके माध्यम से हमें कोई भी रिजल्ट प्राप्त होता है। इनपुट डिवाइसेज भी होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई डेटा फीड करते हैं। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, जिनमें हम अपना रिजल्ट वगैरह जो भी है, वो जो कंप्यूटर में आउटपुट प्रदान करता है, हम उनको स्टोर करके रखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं। ये तो होगी कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित बातें। अगला है कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र या एवं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम एंड कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस, जो हमने कल की क्लास में देख लिया। जिनमें जो भी हम डेटा टाइप करते हैं वो इनपुट के रूप में प्रदान करते हैं। इनपुट्स में से वो डेटा हमारे CPU में जाता है और CPU में जाने के बाद वो ALU, CU, मेमोरी यूनिट और इन सभी के माध्यम से प्रोसेस होकर हमें आउटपुट के रूप में प्रदान होता है। और आउटपुट के रूप में जो भी हमें मिलता है उससे हम क्या कहते हैं? रिजल्ट या ना बोल दो, आउटपुट जो भी हमें मिलता है या इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो कंप्यूटर है वो एक तंत्र या सिस्टम के रूप में कार्य करता है। हमारा कंप्यूटर जो सिस्टम या सिस्टमेटिक या मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर तंत्र से हमारा अभिप्राय है कंप्यूटर के भौतिक भागों से। हम ये सिस्टम क्या है, सिस्टम किसको बोलते हैं? जिन भी भौतिक भागों से मिलकर हमारा जो कंप्यूटर बना होता है उनको एक सिस्टम या एक तंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर मुख्यतः तीन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनमें सबसे पहला होता है सिस्टम यूनिट। जिसमें सबसे पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा है इनपुट यूनिट और तीसरा है आउटपुट यूनिट। तो इनकी हम बारी बारी अब आगे चर्चा कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट में तो वो होगी जहाँ पे कंप्यूटर के सारे काम वगैरह होते हैं। इनपुट यूनिट में वे आ जाएंगे जहाँ पे हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट प्रदान करते हैं, इनपुट युक्तियाँ हमारी जो भी सारी इनपुट डिवाइसेज है वो सारी इनपुट यूनिट में आती है। आउटपुट यूनिट के अंदर जो भी हमारे रिजल्ट के रूप में कंप्यूटर जो भी हमें प्रदान करता है वो सभी हमारे आउटपुट। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं। हमारा अगली हेडिंग है इनपुट या आउटपुट जो इकाइयाँ उनके बारे में चर्चा कर लें। निर्गम इकाइयाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आउटपुट इकाइयाँ। आउटपुट इकाइयाँ वे कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्ष को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्तियाँ आउटपुट या निर्गम युक्तियाँ कहलाती है। इसका सीधा सा कहने का मतलब है, जो हमें कंप्यूटर जो आउटपुट देता है, कंप्यूटर आउटपुट किस में देता है? बाइनरी डिजिट में।
डिजिट 0 और 1 के रूप में हमें क्या करता है, कंप्यूटर आउटपुट देता है। अब कंप्यूटर ने तो मान लो कोई आउटपुट दे दिया, जैसे 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1, अभी आउटपुट देती है। क्या इस आउटपुट को हम समझ सकते हैं? क्या इस आउटपुट को हम नहीं समझ सकते। अर्थात इस आउटपुट यूनिट का कहने का तात्पर्य है, कंप्यूटर हमें जो भी आउटपुट देता है उस आउटपुट को मानव के समझने योग्य बनाने के लिए जिन डिवाइसेज का यूज किया जाता है, अर्थात जिन डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर द्वारा आने वाले आउटपुट को मानवीय समझने योग्य जिन डिवाइस का यूज किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट्स कहा जाता है, जिसके उदाहरण मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया आदि कुछ सामान्य निर्गम युक्तियों के डिवाइसेज हैं या निर्गम युक्तियों के उदाहरण हैं। अब अगली बात कर लेते हैं हम इनपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा तथा प्रोग्राम विवरणों के इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां या डिवाइसेज इनपुट यूनिट या आगम इकाइयां कहलाती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। साधारण भाषा में कहें तो अब हमारे कंप्यूटर में जो इनपुट है, अब जैसे हमें बोल के कुछ टाइप करना है, हमने जो भी बोल दिया, जैसे हमें कंप्यूटर में सर्च करना है इनपुट यूनिट, तो हम माइक में क्या बोलेंगे, हम इनपुट यूनिट। अब जो इनपुट यूनिट है कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता। अब जो इनपुट यूनिट, जो इनपुट डिवाइस लगा हुआ है, जो हमारा जो माइक्रोफोन लगा है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जो भी हमारा माइक्रोफोन लगा है, अब जैसे हमने बोल दिया कि इनपुट डिवाइस, अब वो इनपुट डिवाइस को क्या करेगा, 0 और 1 के बाइनरी डिजिट में चेंज करेगा। फिर बाइनरी डिजिट में चेंज करने के बाद में वो कंप्यूटर उसको बाइनरी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर उनको बाइनरी डिजिट में चेंज करने के बाद में कंप्यूटर उनका इनपुट लेता है, उनको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट देता है उस आउटपुट को आउटपुट यूनिट द्वारा मानवीय संकेतों में बदल के इसका रिजल्ट प्रदान किया जाता है। अर्थात इनपुट डिवाइसेज वे डिवाइस इनपुट यूनिट्स वो होगी जो मानवीय डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाती है। अर्थात जो मानव द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसको कंप्यूटर को समझने योग्य भाषा में जो बदलता है उसको इनपुट यूनिट कहा जाता है। इसमें अगली बात नेक्स्ट है हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट से क्या तात्पर्य? यह कंप्यूटर का मुख्य भाग, जो सिस्टम यूनिट है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई अर्थात साधारण भाषा में कहो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू लगा हुआ आता है, अर्थात सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, जो सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की अन्य युक्तियां या डिवाइस तथा परिपथ सर्किट लगे होते हैं, जो एक मुख्य बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित होता है। अब इसमें इस बॉक्स से किसका तात्पर्य? इस सिस्टम यूनिट एक बॉक्स कौन सा होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में एक जो बोर्ड लगा हुआ है, जैसे पीसीबी का बोर्ड बना होता है, जिसमें अलग अलग सॉकेट हो गया, जैसे यूएसबी सॉकेट हो गया, ऑडियो जैक का सॉकेट हो गया, जो अन्य जो भी वीडियो सॉकेट हो गया, एचडीएमआई का हो गया, वीजीए का हो गया, जब हमारा इथरनेट का होता है वो हो गया, और जो भी हमारा पेन ड्राइव का सॉकेट हो गया, जो हमारे कार्ड रीडर का सॉकेट हो गया, जो भी सॉकेट है वो सभी सॉकेट किस पे जुड़े होते हैं? एक बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिससे क्या क्या जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता था। साधारण भाषा में कहे तो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर भाग सिस्टम यूनिट में होता है। क्यों? जो भी कंप्यूटर की इनपुट वगैरह, इनपुट यूनिट हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई, जो भी यूनिट है कंप्यूटर में जो लगती है वो किस में लगती है? मदरबोर्ड में या सॉकेट में लगती है। सीपीयू में जाके मदरबोर्ड की सॉकेट पे लगती है, और मदरबोर्ड किस में लगा हुआ था? सिस्टम यूनिट में। जो सिस्टम यूनिट, इस आधार पर हम कह सकते हैं जो सिस्टम यूनिट है वो हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ठीक है, इस अब आगे चर्चा करते हैं फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, जो सन 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, जो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, भारत में निर्मित, हमारे देश भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी, मतलब जो पूर्ण रूप से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका नाम है शक्ति, जो आईआईटी मद्रास द्वारा सन 2014 में विकसित किया। आईआईटी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मद्रास, जो चेन्नई में हमारा आईआईटी की जो इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा सन 2014 में शक्ति नाम से विकसित किया गया था। अब जो हमारा सीपीयू है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला भाग हो गया सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण की, जो हमारे सीपीयू पर नियंत्रण रखती है। जो सीपीयू की जो भी क्रिया है, जो भी कार्य काम वगैरह जो भी कार्य हैं उनको सबको नियंत्रण बनाए रखती है, अर्थात जो कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल करती है, इसका तात्पर्य हो गया सीयू या कंट्रोल यूनिट। अगली हमारी है एएलयू अर्थात अंकगणित या तार्किक इकाई या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी हमारे कंप्यूटर की गणना योग्य जो भी कार्य, गणनीय कार्य, जो तर्कपूर्ण गणना होगी, जो भी कुछ भी गणनीय होगी, जो
कैलकुलेशन से संबंधित जो भी कार्य है वो इसमें किए जाते हैं, ALU में किए जाते हैं। और हमारी नेक्स्ट है रजिस्टर यूनिट, जिसमें कंप्यूटर के रजिस्टर अनेक रजिस्टर से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे MBR हो गया, और जो भी कंप्यूटर के रजिस्टर, PCR रजिस्टर हो गया, जो भी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, उन सभी से रिलेटेड जो भी है वो किस में आते हैं, रजिस्टर यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं अगले इसके बारे में। सबसे हमारा अगला टॉपिक है CU। CU अर्थात कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। हमने जो भी कंप्यूटर के अंदर रोज डेटा हमने कंप्यूटर को प्रदान किया, ये वो उस डेटा को क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, CU में जाएगा। CU उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, तथा कंप्यूटर के अन्य भागों हेतु केंद्रीय नाड़ी के रूप में कार्य करता है। क्योंकि केंद्रीय नाड़ी के रूप में, अब जैसे हम हमारे उदाहरण के तौर पे हमारे घर में की बात कर लें, तो हमारे घर में हमारे सबके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, हमारे पिताजी करते हैं। तो पिताजी हमारे घर के लिए क्या हो गया, वो केंद्रीय नाड़ी के रूप में। उसी प्रकार कंप्यूटर के लिए जो हमारी जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर मैनेजमेंट बोलते हैं, कंप्यूटर का मैनेजमेंट हो गया। वो कंप्यूटर के ऊपर काम मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट रखता है, अर्थात कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। तो इसलिए हम कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट वो CPU की केंद्रीय नाड़ी के रूप में कार्य करती है। यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण तथा सामंजस्य करने का कार्य करता है। अब जो कंट्रोल यूनिट हमारे जो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है उसको नियंत्रित भी करती है और उसका सामंजस्य भी बैठाए रखती है। सामंजस्य तात्पर्य होगा, जैसे हमने एक साथ अनेक सारे इनपुट दे दिया, अब उनको कौन सा इनपुट करना कौन सा नहीं करना, उसका क्या सामंजस्य करेगा, वो 1 बाई 1 जो भी हमने जिस भी ऑर्डर में हमने इनपुट दिया, उन इनपुट को सामंजस्य के साथ उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करेगी। अर्थात हमने जो भी इनपुट दिया उनके ऊपर कंट्रोल करती है और हमारा वर्क हमें करके देता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी में लोड किए गए प्रोग्राम या निर्देशों को फेच करता था। मेमोरी में लोड किए गए प्रोग्राम या निर्देशों को फेच या रीड करता है तथा निर्देशों को डिकोड या अनुवादित करता है। अब कंप्यूटर में हमने तो जो इनपुट है वो दे दिया, अब हमने तो हमारी भाषा में दिया। अब कंट्रोल यूनिट में जो प्रोग्राम जाएगा वो हमने जो ऑर्डर दिया, उन कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगी, वो उनको फेच करेगी पड़ेगी। फेच का मतलब उनको पढ़ेगी या उनको कैच करेगी, तब उनको फेच करने के बाद उन निर्देशों हमने जो भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया उनको डिकोड करके, मतलब कंप्यूटर की भाषा में समझने योग्य कन्वर्ट करके उनको अनुवाद करके आगे इस प्रोसेसर के तरफ पहुंचाती है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रण बस या कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक। अब हमने कंप्यूटर, अब जैसे हमने कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड में हमने कोई इनपुट दिया, तो अब वो इनपुट हमारे CPU तक कैसे पहुंचेगा, उसको CPU तक पहुंचाने का कोई ना कोई जरिया ही तो है। अब जैसे हमने इनपुट में कोई इनपुट के माध्यम से कोई कीबोर्ड में से जो इनपुट दिया वो कहाँ जाएगा, वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट से अब उसको वो CPU तक कैसे जाएगा, हमारा जो CPU का जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ उस तक कैसे जाएगा, वो डेटा सब इसके होगा कैसे, वो उन सभी जो कंप्यूटर में हमारे जो डेटा का आदान प्रदान होता है, जो इधर से उधर हमारा जो डेटा या जो हम भी इनपुट या आउटपुट जो भी इधर से उधर होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सिस्टम बस के द्वारा किया जाता है। सिस्टम बस की जो अब बस है, सिस्टम बस में भी उसको कंट्रोल करने वाली कोई होगी, तो जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचालित किया जाता है। अब अगली क्लास में बात कर लेते हैं सिस्टम बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है, ये बस क्या होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं इसके बारे में। अब है ALU, कंप्यूटर का जो सेकंड पार्ट है ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात अंकगणितीय तार्किक इकाई। ALU CPU का वह स्थान होता है, ALU CPU का वह स्थान था जहां डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक रूप से निर्देशों को निष्पादन किया जाता है। वास्तविक रूप से क्या तात्पर्य, आप जैसे हमने कोई इनपुट दिया, वो इनपुट किसके पास गया, CPU के पास गया। CPU इन इनपुट को क्या करेगा, ALU के पास भेजेगा। ALU उनको क्या करेगा, ALU बोलते हैं प्रोसेसर में ALU जहाँ भी लगा हो तो उन सभी निर्देशों को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उनको निष्पादन करेगा, उनके बाद में हमें आउटपुट देगा। अर्थात वास्तविक रूप से जो हमारे द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका निष्पादन या एग्जीक्यूशन कहाँ किया जाता है, ALU में उनका एग्जीक्यूशन होता है। ALU सभी प्रकार के अंकगणितीय, जैसे अंगणितीय से तात्पर्य हो गया जैसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, तथा तार्किक से मतलब हो गया लॉजिकल तुलनात्मक से मतलब हो गया उनके बीच में तुलना करके, अंतर करके गणनाओं को निष्पादन करने हेतु जिम्मेदार होता है। अर्थात कंप्यूटर में जो भी अंकगणितीय तार्किक या जो भी कार्य जो किया जाता है उनके सभी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, उन सभी के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात यूनिट की बात कर लेते हैं हम CPU की रजिस्टर यूनिट। रजिस्टर मेमोरी सेल का एक समूह होता था, जो हमारी मेमोरी होती है
उनमें छोटे छोटे सेल बने हुए थे, जैसे 1 KB जो अब जैसे हमारा मेमोरी वो KB से मिलकर बने होते हैं, MB से मिलकर, वो क्या है, वो सेल के समूह हैं जो सेल की काउंटिंग के आधार पर उनको वो साइज है। अर्थात जो हमारी रजिस्टर वो मेमोरी सेल का एक समूह होता है जो एक शब्द को स्टोर कर सकता है। मतलब एक सेल है वो एक सेल एक शब्द को स्टोर करेगी। तथा एक CPU रजिस्टर का यूज आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु, एक जो CPU वो रजिस्टर का उपयोग किसके लिए कर सकता है, आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु रजिस्टर का यूज कर सकता है। तथा इसके अंतर्गत वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले जो एट प्रेजेंट टाइम में जो निष्पादन किए जाने वाले निर्देश, डेटा तथा संबंधित एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अब जैसे मान लो हमने एक साथ कई तरह के इनपुट दे दिए कंप्यूटर का, अब वो कंप्यूटर उनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा। अब स्टोर कहाँ करेगा, मेमोरी में करेगा। मेमोरी में क्या होती है, छोटी छोटी सेल बनी होती है। अब वो जो सेल का जो एक ग्रुप होता है, उन ग्रुप को क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। अर्थात CPU का रजिस्टर है जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, जो हमने जो ऑर्डर दिया है या जो भी हमने इनपुट दिया उनको क्रम बाय क्रम जो कौन सा निर्देश कहाँ जाना, कौन सा कहाँ जाना, उन सभी को उनके एड्रेस के आधार पर स्टोर करता है। एक रजिस्टर की लंबाई, एक जो हमारा रजिस्टर, अब CPU की रजिस्टर क्या लेंथ है, रजिस्टर की लंबाई स्टोर, इसके द्वारा स्टोर की जाने वाली बिट संख्या, बिट की संख्या अर्थात 0 1 की संख्या के बराबर होते हैं। जो रजिस्टर की लंबाई है, जो हमारा जो रजिस्टर है वो जितनी बिट को स्टोर कर सकता है वो उतनी बिट का रजिस्टर जैसे संख्या के बराबर होता है। जिसका अर्थ यह है कि अगर एक रजिस्टर एक समय में 8 बिट को स्टोर कर रहा है तो इसे 8 बिट रजिस्टर कहा जाता है। एक रजिस्टर की लंबाई को वर्ड साइज या शब्दप्रास भी कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें, अगर कोई हमारा जो रजिस्टर है वो मान लो 8 बिट मेमोरी को स्टोर कर रहा है या 10 बिट को कर रहा है, 1 GB को कर रहा है। जैसे मान लो कोई रजिस्टर 1 GB को स्टोर कर रहा है तो उसको 1 GB रजिस्टर कहा जाता है। अगर कोई रजिस्टर वो 2 GB को करे तो 2 GB रजिस्टर कहा जाता है। अगर कोई 1 बिट को स्टोर करा तो वो उसको 1 बिट रजिस्टर कहते हैं। साधारण से भाषा में कहने का मतलब जो रजिस्टर जितनी बिट को स्टोर करता है उस रजिस्टर को उतनी बिट ही रजिस्टर स्टोर कहा जाता है। अब जो रजिस्टर की लंबाई, आप ये रजिस्टर की जो वर्ड लेंथ है उसको किस में मापा जाता है, उसको शब्दप्रास भी कहा जाता है। उसकी जो लंबाई है उसको वर्ड साइज या शब्दप्रास भी कहा जाता है। ये याद रखने योग्य बात है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, हमारे रजिस्टर की लंबाई को क्या कहा जाता है, शब्दप्रास हो, वर्ड लेंथ हो गया, वर्ड साइज हो गया, अलग अलग लिख के आपको दे देगा और उसमें आपको क्या चूज करना है, वर्ड साइज। ठीक है, अगले में बात करते हैं। अब जैसे हमने इसमें रजिस्टर में क्या बात की थी, संबंधित एड्रेस। अब संबंधित एड्रेस कौन कौन से एड्रेस के बारे में, अब जैसे ये एड्रेस हमने अभी भी बात की थी, एड्रेस में अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अब एड्रेस कौन कौन से, अगले वाले पार्ट में उन एड्रेस के बारे में जानेंगे दोस्तों। जिसमें सबसे पहला एड्रेस आता है PCR अर्थात प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसमें विभिन्न प्रोग्राम को काउंटर किया जाता है। अब इन रजिस्टर के आगे भी इनके बारे में बहुत हद से ज़्यादा थ्योरी है जो हमारे राजस्थान पुलिस के लायक नहीं। हमारे राजस्थान पुलिस में इनकी जो फुल फॉर्म है उससे हमारा काम चल जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं डिटेल में नहीं जाता है। तो जिसमें हमसे हमारा जो पहला रजिस्टर वो है PCR रजिस्टर अर्थात प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। 2 नंबर पे आता है हमारा MAR रजिस्टर अर्थात मेमोरी एड्रेस। जो भी मेमोरी से एड्रेस से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसमें किस में स्टोर होते हैं, MAR में अर्थात मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अर्थात जो भी हम निर्देश देते हैं। AR एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया। इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया, जो मतलब जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है वो इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया। अब जैसे मान लिया हमने कोई इनपुट दिया, वो इनपुट कहाँ जाएगा, वो इनपुट एड्रेस में जाएगा, इनपुट काउंट रजिस्टर में जाएगा। जो हम आउटपुट देते हैं वो आउटपुट रजिस्टर में जाता है और फिर हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अब जो भी ये जितने भी एड्रेस की इनकी फुल फॉर्म आपको याद होना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे PCR दे देगा, MAR दे देगा, इनमें से जैसे PCR दे दिया प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इसकी आपको मान लिया क्वेश्चन दे दिया और उसके बारे में इसके बारे में PCR के बारे में अलग अलग लिख दिया, फिर इसके बारे में आपको इसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो इसकी हकीकत में फुल फॉर्म होगी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब जो हमने पीछे की स्लाइड में देखा था बस कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने कंट्रोल यूनिट में पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। बस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बस। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर सभी निर्देशों के निष्पादन हेतु जिम्मेदार होता है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो भी हम ऑर्डर देते हैं उन सभी को निर्देशों को निष्पादन करने तो या काम करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, माइक्रो प्रोसेसर तो जिम्मेदार होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिम्मेदार होता है। यह तथा यह मेमोरी तथा अन्य भागों के साथ तारों के युग्म के माध्यम से जुड़ा होता है जिन्हें बस कहा जाता
है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे कंप्यूटर में जो जितने भी तारों का जाल है, जितने भी वायर्स लगे हुए होते हैं, वायर्स का जो युग्म बना होता है, वायर्स का जो सेट होता है, इन वायर्स के युग्म को ही बस कहा जाता है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा का आदान प्रदान होगा किसके माध्यम से होगा, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर वायर लगे हुए, वायर के माध्यम से तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा का ट्रांसफर होगा, तथा जो वायर्स का जो सेट हमारे कंप्यूटर में जो वायर्स का जो युग्म है, उस वायर्स के युग्म को ही बस कहा जाता है। अब बस कितने प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले होगी एड्रेस बस। जो वायर एड्रेस से रिलेटेड होते हैं, एड्रेस जो डेटा से रिलेटेड होते हैं उन्हें डेटा बस कहते हैं। जो कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं उन्हें कंट्रोल बस कहा जाता है। इनका बारी बारी हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, आइए। जिसमें सबसे पहला है हमारा एड्रेस बस। जानते हैं एड्रेस बस क्या है, एड्रेस के बारे में। एड्रेस बस तारों का एक एड्रेस बस क्या है, बस एक तारों का समूह है। तारों का एक समूह होता है जो सीपीयू को मुख्य मेमोरी से जोड़ता है। हमारा जो सीपीयू है, जो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होगी, जैसे उसको सीपीयू है, और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो तारों का समूह होता है उन्हें क्या कहा जाता है, एड्रेस बस। मुख्य एड्रेस बस कहा जाता है। सीपीयू को मुख्य मेमोरी से जोड़ता है तथा इसका उपयोग सक्रिय मेमोरी लोकेशन की पहचान करने हेतु किया जाए तो इसे एड्रेस बस कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें कि हमारा जो सीपीयू और जो मेमोरी अब हम इनपुट देते हैं वो मेमोरी, अब मेमोरी में जो वर्तमान में जो सक्रिय मेमोरी, जो एक्टिव मेमोरी है, उसके लोकेशन की पहचान करने हेतु किसका यूज किया जाता है, एड्रेस बस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डेटा बस के बारे में। डेटा बस, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिग्नल को प्रदान करने हेतु किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी कंट्रोल यूनिट के जितने भी सिग्नल होते हैं उनको प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल बस को। अर्थात कंट्रोल यूनिट के जो भी सिग्नल है, सीयू के जो भी सिग्नल है, उनको कंट्रोल या अर्थात हमने कंट्रोल यूनिट में पढ़ा था कि हमारे जो कंप्यूटर है उसको नियंत्रण कौन करता है, सीयू करता है। अब सीयू भी अपने जो निर्देश है उनको भेजने के लिए किसी न किसी तारों के युग्म का तो उपयोग करता है। जिन तारों के युग्म का उपयोग सीयू करता है उन्हें कंट्रोल बस कहा जाता है। अब नेक्स्ट है डेटा बस। सीपीयू तथा अन्य भागों के मध्य संचार तथा डेटा का आदान प्रदान करने हेतु इसका उपयोग कहा जाता है। अब हमारे सीपीयू में जो भी अन्य भाग बच गए उनके बीच में जो हमारा डेटा या निर्देश है उसको उनको आदान प्रदान करने के लिए जिन वायर या जिन केबल का उपयोग किया जाता है, जिन वायर या जिन केबल का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, डेटा बस से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आ रहेगी। और दोस्तों, छोटी क्लास बनाने के पीछे मेरा यही लॉजिक है कि क्लास जितनी छोटी होगी हमारी उसको लेने में रुचि उतनी अधिक बढ़ेगी। जैसे हमने मान लो कंप्यूटर में 2 घंटे क्लास बना ली, तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस स्टूडेंट को आ रहा हो तो उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, परंतु जिसको वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा वो उसके लिए एक तरह से सजा बन के रह जाता है। मेरी यही कोशिश रहेगी मैं 30 से 35 मिनट के आसपास की क्लास रिकॉर्ड करूं, जिससे कि आसानी से आपको भी समझ में आ सकते हो और आपको भी एक बोरियत फील ना हो। ठीक है, अंत में यही कहना चाहूँगा, एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप ये मेरे साथ बने रहे। मैं आपको राजस्थान पुलिस के जितने भी प्रश्न आने वाले, पूरी मेरी कोशिश रहेगी वो आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सही हो। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।